चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का भारत के भूगोल के अंतर्गत। आज लास्ट टॉपिक है भारत के भूगोल में। आज लास्ट करने जा रहे हैं, मानव भूगोल का भी लास्ट और भारत का भूगोल का भी लास्ट है। तो भाषाएं, अब हम लोग समझते हैं कि भारत में भाषाओं का क्या समूह है। तो भारत में भाषाओं का समूह में हम लोग देखते हैं तो भारतीय यूरोपीय भाषा, इसको इंडो आर्यन भाषा भी कहते हैं। हम लोग यही भाषा बोलते हैं। अगर पूर्व हम लोग का भाषा हिंदी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, जो भी है, लेकिन पूर्व हम लोगों का भाषा ही है भारतीय यूरोपीय भाषा कहा गया है। इसको इंडो आर्यन। भारत में अगर भाषा समूह में पूछेगा कि सबसे अधिक कौन बोले जाने वाली भाषा है, तो भारतीय यूरोपीय भाषा या इंडो आर्यन भाषा। 78.05% यानी 100 में 78 लोग ये भाषा बोलते हैं। उसके बाद दूसरा भाषा है द्रविड़ भाषा। ये 19.64, ये दक्षिण भारत में बोला जाता है द्रविड़ भाषा। उसके बाद है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा, ये 1.11% है। तिब्बती बर्मा भाषा, ये आपको सिक्किम जो है ना, सिक्किम क्षेत्र में या अरुणाचल प्रदेश या असम में ही भाषा बोला जाता है, नेपाल उपाल क्षेत्र में। तिब्बती बर्मी भाषा ही, ठीक है। उसके ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा ही बोला जाता है आपको अंडमान निकोबार द्वीप में जो भारत का है, ठीक है, ये भाषा बोला जाता है। उसी से देखा सिम्टो हेमेटिक भाषा, ये मात्र 0.004% है, बहुत ही कम है। तो सबसे अधिक याद रखना ही पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अब भारतीय यूरोपीय भाषा समूह का उपभाषा कौन कौन है। जो भारतीय यूरोपीय भाषा यानी इंडो आर्यन जो ये है, इंडो आर्यन, इससे कौन कौन भाषा का विकास हुआ है। तो प्राकृतिक भाषा कौन अति दिए थे, उपदेश महावीर। यानी भारत में सबसे पहला भाषा अगर आया है तो प्राकृत है। प्राकृतिक के बाद पाली का विकास हुआ, महात्मा बुद्ध। उसके बाद तब हुआ संस्कृत का विकास। संस्कृत के बाद अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से ही अनेक भाषा हुआ। हिंदी है, मगधी है, मैथिली है। मैथिली जो बोलते हैं क्या है, एक अपभ्रंश है। कई भाषा, अपभ्रंश का मतलब होता है कई भाषाओं मिला जुला, उसमें उसी को अपभ्रंश बोलते हैं। मैथिली में तुम बोलते हैं तो क्या है, जैसे आप लोग, हम भी कभी कभी बोल लेते हैं। जैसे हम लोग की तरफ जो भाषा है वो मैथिली भी मिला हुआ है, अंगिका भी और अवधी भी, ठीक है, जिसको मगही भी बोलते हैं। मगध के लोग मगही बोलते हैं। जैसे मगही में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी बोलते हैं, उसमें उसका टोन अलग है। तो ये सब अपभ्रंश है, जितना भी है ये सब अपभ्रंश है, ठीक है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। अपभ्रंश का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा। ये कहा जाता है कि भारत में कितने भाषाएं हैं, 550 नहीं सॉरी कितना बताए थे, कई हजार में है वो जनजाति 550, कई हजार में है। देखो पहला भाषा एक और पढ़ाए थे, भाषा समूह भारत के भूगोल में। अरे देखो ना, दिख रहा है हमको देखो वहाँ भारतीय यूरोपीय भाषा समूह का भाषा में याद रखना है प्राकृत, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक। इसके पहले भी भाषा हम पढ़ाए हैं जनगणना में ही देखो, जनगणना के बाद बढ़ते जाओ, जनगणना के लास्ट में देखो होगा श्रेणी, भाषा श्रेणी। कितना भाषा बोला जाने वाला है, संख्या बता। भारत में 179 और बोलियां 554 554 बोली है, 544 बोली है। बाजू क्या है, बोली है ठीक है, बोली 544 है भारत में, ठीक है। जहाँ मिथिला बोलते हैं ना बाजू, तो क्या है, बोली है। या कहाँ छी की करे छी, ये सब जो है सब बोली, इसको बोलते हैं टोन, जिसको टोन बोलते हैं। 544 है भारत में बोली, ठीक है। द्रविड़ भाषा समूह को भाषा क्या है। द्रविड़ भाषा का तेलुगु, दक्षिण भारत में बोला जाता है तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोरी और घोड़ाम, ये द्रविड़ भाषा का समूह है।
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह को भाषा क्या है? खासी, संथाली, मुंडारी, भूमि, जनजातीय भाषा जो है। द्रविड़ में भी जनजाति है, ओराम है ना, उधर खासी, संथाली, मुंडारी, भूमि, जनजातीय भाषा ही है। जनजातीय भाषा पूछेगा, जनजातीय भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा समूह से हुआ? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से हुआ। ये सब जनजातीय भाषा। अब भारत में बोले जाने वाली भाषा सबसे अधिक कौन बोला जाता है भारत में, और सबसे कम कौन बोला जाता है? इतना में सबसे अधिक भारत में बोला जाता है हिंदी, हिंदी से कम बोला जाता है बांग्ला, उससे कम बोला जाता है मराठी, तो उससे कम तेलुगु, उससे कम तमिल, और छठा स्थान है उर्दू का। यानी भारत में सबसे अधिक कौन भाषा बोला जाता है? हिंदी। याद रखना, ये सब याद रखना कि ये सब ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह का है, ये द्रविड़ समूह का है, ये भारतीय यूरोपीय भाषा उप समूह का है। ये सब विकास हुआ, इससे ये विकास हुआ, इससे ये। क्लियर है ना? चलिए लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाषा में भारत का शास्त्रीय भाषा या प्राच भाषा कब कब जोड़ा गया, इसे यानी मान्यता दी गई। भारत का जो शास्त्रीय भाषा कौन कौन है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। इसको शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में रखा गया। इसको पहला शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले किसको मान्यता मिला सरकार के द्वारा? प्रथम में 2004 में तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा को मान्यता दी गई 2004 में। 2005 में किसको मान्यता मिला? संस्कृत। 2008 में कन्नड़, तेलुगु। 2013 में मलयालम। 2014 में उड़ीसा यानी उड़िया इसको कहता है, उड़िया भाषा, उड़ीसा में जो बोला जाता है। हिंदी को नहीं मिला है शास्त्रीय, ध्यान रखना है कि मार देना, गलती करना। भारत में जनजातीय भाषा यानी जनजातीय लोग जो बोलते हैं, कौन कौन भाषा बोलते हैं? खासी, संथाली, मुंडारी, भूमि, हल्बी, हो, पुई, ये सब जो है जनजातीय भाषा है, जनजातीय लोग बोलते हैं। राज बनाम भाषा मतलब मुख्य रूप से तो मराठी, तो महाराष्ट्र में, गुजराती तो गुजरात में, पंजाबी भाषा तो पंजाबी, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो मुख्य है, बंगला, बंगाली भाषा या बंगला पश्चिम बंगाल में बोले जाते हैं। ये सब तो आप लोग मार दीजिएगा, लेकिन कुछ भाषा ऐसा है जिसको जानना जरूरी है। हिंदी भाषी राज्य कौन कौन है जहाँ हिंदी बोला जाता है, पता है? लिख देते हैं हिंदी भाषी राज्य। भाषी राज्य मध्य भारत है, ठीक है, मध्य भारत। मध्य भारत में कौन कौन आता है? एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सब जो है आपको हिंदी भाषी बेल्ट है। हिंदी भाषी इसी को बोला जाता है। राजस्थान भी हिंदी भाषी क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। अब आइए, उड़ीसा में कौन भाषा बोला जाता है? उड़िया। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में तेलुगु। गोवा में कोंकणी। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। केरल में मलयालम बोला जाता है। सिक्किम में कौन कौन भाषा बोला जाता है? नेपाली, भूटिया, लेप्चा। भूटिया जनजाति भी है, भूटिया भाषा भी है, लेप्चा भी जनजाति है, ठीक है, बताए थे। मेघालय में खासी भाषा बोला जाता है, खासी जनजाति भी है। नागालैंड में आगामी भाषा बोला जाता है, आगामी जनजाति भी है वहाँ पे, पता है ना। और हिंदी भाषी राज्य में मध्य भारत, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी और बिहार इसमें शामिल है मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र में। तो ये रहा आपका भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल संपूर्ण आज समाप्त हो गया। अब कोई भी क्लास भारत के भूगोल में नहीं होगा। जितने भी सिलेबस हैं, चाहे प्राकृतिक भूगोल हमने आपको बताया, मानव भूगोल भी बता दिया, आर्थिक भूगोल भी बता दिया,
जनसंख्या भी हमने उसी में बता दिया, मानव भूगोल में। तो ऑल ओवर आपका भारत का भूगोल 71 वीडियो नहीं 71 क्लास, आपके लिए तो 1 महीना बहुत है। हमारा ज़्यादा दिन लगा, लेकिन आपके लिए 71 क्लास 1 महीना है। अगर 1 महीना आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो भारत का भूगोल से कोई भी प्रश्न पूछेगा, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, दरोगा को, कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम में आपका प्रश्न बनेगा, सभी टोटल आप प्रीवियस ईयर को देखकर। लेकिन आपको रिवीजन करना होगा, इसके लिए बार बार रिवीजन करना होगा, तभी आपका अपना होगा, नहीं तो फिर वो नोट्स भी एक किताब रहेगा। तो अनुरोध है कि आप लोग इसको रिवीजन करें और आप विचलित ना हो। बस इतना ही भारत का भूगोल में पढ़ना था। एनसीईआरटी के आधार पे हमने ऑल ओवर आपको पढ़ा दिया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, हमने वही बताया। तो आज का भारत का भूगोल को हम समाप्त करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले क्लास में अब अगले विषय लेकर आएंगे, वो समान भूगोल। समान भूगोल में हमने पहले भी पढ़ाया था, बहुत चीज़ें पढ़ा दिया। समान भूगोल में हमने वायुमंडल नहीं पढ़ाया है, तो वायुमंडल, समान भूगोल में हम वायुमंडल पढ़ाएंगे। अगले क्लास वायुमंडल होगा, समान भूगोल का। भारत का भूगोल समाप्त हो गया। थैंक यू।